हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। बिल्कुल, आकांक्षा, विपेश, गौरव, प्रिया, शशिकांत, कोमल, शुभम, शिवम, अभिषेक, हरिओम, आशीष, सुबोध, रचना, शशिकांत। चलिए भैया, सभी का स्वागत है। फाइनली त्योहार समाप्त हुए। अब दूर दूर तक कोई बड़ा त्योहार नहीं है, मतलब त्योहार तो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन दीपावली अब अगला बड़ा त्योहार आएगा जिसमें काफी समय है। उम्मीद है आपने त्योहारों का आनंद लिया होगा, पढ़ाई भी बंद नहीं करी होगी, है ना। सब चीजों का बैलेंस आपने बनाया होगा, पुराना कवर भी किया होगा, रिवीजन भी की होगी, करा होगा, प्रैक्टिस करी होगी। बिल्कुल, सब लोग बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया, कवर कर लिया है। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा रहा त्योहार। हम्म, ठीक है। हाँ, चलिए, फिलहाल हम सेशन शुरू करते हैं, है ना। कवर करना है, लेट्स स्टार्ट। फिर बात करते हैं। बात तो वैसे अपन लोगों ने करी भी थी, एक सेशन अलग से बातचीत के लिए रखा ही था। तो आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 आपके सामने है। पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 55 डिग्री है, आर 35 डिग्री है, और क्यू आर द्वारा परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र पर बनाए गए कोणों का अनुपात आपको बताना है। देखो, अगर एक 55 है, दूसरा 35 है, अगर 55 और 35 को ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री तो दूसरा वाला तीसरा कोण भी 90 डिग्री होगा। मतलब ये एक प्रकार का आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें एक 90 डिग्री है। जो P हो सकता है, आप एक एंगल Q ले लीजिए जो कितना है 55 डिग्री है, और एक R ले लीजिए जो कितना होगा 35 डिग्री होगा। अब आपसे बोला है QR द्वारा त्रिभुज के परिकेंद्र, है ना, QR द्वारा त्रिभुज का परिकेंद्र, तो एक हो जाएगा आपका परिकेंद्र, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा अंतः केंद्र, ठीक है। यहां तक सब कुछ ओके है। हाँ, और तीसरा हो जाएगा आपका लंब केंद्र। तो ये चारों आपको बताना है कि ये क्या होंगे। परिकेंद्र मतलब हो जाएगा आपका सरकम सेंटर, अंतः केंद्र मतलब हो जाएगा इन सेंटर, और लंब केंद्र मतलब हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। इन तीनों का आपको रेशो बताना है कि ये तीनों केंद्र का अनुपात कितना होगा, क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है, वो हमेशा यहां बनता है ना, हमेशा आपको पता है कर्ण पर बनता है। और ऑर्थो सेंटर हमेशा आपका 90 डिग्री पे बनता है, और इन सेंटर यहां कहीं पे होता है ना। ये आपको पॉइंट्स मैंने बताए थे। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो परिकेंद्र कहां पर होगा, तो परिकेंद्र यहां होगा, और वो कितने अंश का बनेगा, तो 180 का बनेगा, है ना। फिर अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र हमेशा 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का हाफ, यानी 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ऑपोजिट एंगल का हाफ। और लंब केंद्र कितने का होगा, तो लंब केंद्र एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बन रहा है, वो यहां आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 180 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 45 यानी 135, और वो वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा। सभी को हम 45 से कैंसिल कर सकते हैं, 45 से 4 बार, 45 से 3 बार, और 45 से 2 बार। तो आपका रेशियो बनेगा 432। तीनों सेंटर्स का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 4:3:2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, बात समझ में आई। परिकेंद्र हमेशा कर्ण पर बनता है, अंतः केंद्र
त्रिभुज के अंदर ही रहेगा, और लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। तो ये 90, ये 180, बचाइए 90 प्लस अपोजिट एंगल का हाफ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ हम चलेंगे। कमेंट्स आप बंद करिए, पढ़ने पर ध्यान लगाइए, है ना। आज कोशिश करते हैं इस चैप्टर को फिनिश करने की, इसलिए थोड़ा सा बातचीत कम, है ना। काफी लंबा ये चैप्टर अपना हो चुका है। हाँ, पूरी स्क्रीन पे रहिए, समझने पर ध्यान लगाइए, जरूरी हो तो कमेंट करिए। ओके, ठीक है, चलिए। एक समबाहु त्रिभुज के वाय वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 है। देखो, एक छोटा सा हम त्रिभुज बनाते हैं। यह आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें एक वृत्त बाहर बनेगा, है ना। इस प्रकार से एक वृत्त हम बना लेते हैं जो बाहर बनेगा, और एक वृत्त इसके अंदर भी बनेगा, है ना। एक वृत्त इसके अंदर बना देंगे कुछ इस प्रकार से, ये हो गया, है ना। अब आपसे बोला है इन दोनों के बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। आपसे पहले उन्होंने कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4, है ना, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का वर्ग, इसको हमें समझना है ना। ये वाला पार्ट रहेगा। लेकिन अब यहां पर एक छोटी सी बात समझना, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अंतः त्रिज्या इन रेडियस, और ये सरकम रेडियस कैपिटल आर। आपको पता है कि अगर स्मॉल आर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है a/2√3, और कैपिटल आर की बात करें तो वो होता है a/√3। ये आपको पता है, अंतः त्रिज्या और वाय त्रिज्या, है ना, इन रेडियस और सरकम रेडियस, ये आपको बहुत अच्छे से पता है ना। अब हमें दोनों त्रिभुजों का, सॉरी, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो एक की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर है, एक की त्रिज्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, और दोनों का क्षेत्रफल कितना है? 770। सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन एक स्मॉल आर से बना है, एक कैपिटल आर से बना है। अब यहां पे आप वैल्यू रख दो तो देखो पाई तो कॉमन निकल जाएगा। कैपिटल आर कितना है? वो आपके पास है a/√3 का होल स्क्वायर, और दूसरा है a/2√3 का होल स्क्वायर, और ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, बराबर में 770 हो जाएगा। यहां पे ए स्क्वायर फिर दोनों में कॉमन निकल सकता है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर, और यहां पे √3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3। ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और √3 का 3 यानी 4 तिया 12, ये आपका बनेगा 12, और इधर आपका 770 हो जाएगा, है ना। ये पाई हो गया, पाई को भी चलो लिख लेते हैं 22/7। ए हमें नहीं पता, और इनका अगर एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 5/12 इज इक्वल टू 770। कुछ भी अभी मैंने नहीं करा, ए का स्क्वायर कॉमन निकल गया, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12। इनको प्लस करोगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 से 4, 12 से 1, 5/12 ये आ जाएगा आपका, है ना। अब सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो a का स्क्वायर इधर रहने दो, इधर आपका हो जाएगा 770, 12 और 7, ये दोनों इधर चले गए, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो 22 और 5 आपका नीचे आ जाएगा। काटा पीटी करके देख लेते हैं यहां पे क्या हो सकता है। तो 11 से कैंसिल हो गया, 11 से ये, 11 से ये 2 बार, ठीक है, और 5 का दुगना हो गया 10, 10 से ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहां पे कुल मिला के आपके पास क्या बच गया? ठीक है, 11 से 2 बार, 11 से 7 बार, तो यहां पे आपके पास बचा है 7, 7 और 12, है ना। 7, 7 और 12, यानी 7 आपके पास 2 बार है ना। और ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें ए स्क्वायर ही तो चाहिए था। तो एक 7 है, एक 12 है, और एक 7 है। चलो इसको इधर ले चलो, तो यहां पे आपके पास √3/4 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 7। क्लियर है बात? अब यहां पे 4 से ये कैंसिल हो सकता है 3 बार,
ठीक है, तो 7 7 जा 49, 49 का ट्रिपल कितना होता है 147 √3। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 147 करनी थी। ये आपका आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने मुझसे पहले आंसर इसका दे दिया था, बहुत अच्छी बात है। आ रही है भाई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहां तक इजी था। कुल मिला के बस वैल्यू पुटिंग था और नथिंग। आगे बढ़ेंगे। अगला एक बहुत प्यारा यूनिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका एक कंसेप्ट बताएंगे और आराम से अपना प्रश्न बन जाएगा। फुल स्क्रीन करिए, फुल स्क्रीन करोगे सब अच्छे से दिखेगा। कमेंट भी आपको पढ़ना है और सॉल्यूशन भी देखना है, तो कैसे संभव है? फुल स्क्रीन करिए, सब कुछ बढ़िया दिखेगा आपको। हाँ, चलिए देखें। आइए देखो, कभी भी आपको बस एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। कभी भी जब आपके पास एक इस प्रकार का इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, और सर्कल के अंदर सर्कल ऐसा चलता जाए, है ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि रेडियस 1/3 होती जाती है ना, और ये आगे बढ़ती जाएगी। मान लीजिए अगर बड़ा वाला सर्कल की रेडियस 3 है, तो छोटे वाले की, या ऐसा करो, बड़े वाले की मान लीजिए 9 है, तो छोटे वाले की इसका 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 होता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3। मान लो यहां पे एक और सर्कल होता, तो 3 का 1/3, 3 का 1/3, तो उसकी रेडियस कितनी होती 1। कभी भी समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंदर सर्कल के अंदर सर्कल फिर सर्कल ऐसे करते जाओगे, तो ऑलवेज रेडियस 1/3 होती जाती है, 1/3 होती जाती है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो अगर आपके पास दो सर्कल है, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, तो आपको अगर पता है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या जो भी होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या उसकी 1/3 होगी। अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो छोटे वाले की क्या होगी 1 होगी, उसका 1/3 होगी। तो उनके एरिया उनके क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अगर बड़े सर्कल का एरिया 9 होगा, आर का स्क्वायर ही तो करना है हमें, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो उनके क्षेत्रफल का उनके एरिया का रेशो क्या होगा 9:1। तो अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया 1386 है और उसको अगर मैं 9 से भाग दे दूं, तो छोटे वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा 9 से एक बार हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। तो जो छोटा वाला सर्कल है उसका क्षेत्रफल 145 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? जो नई त्रिज्या है वो पुरानी त्रिज्या का हमेशा 1/3 होती जाती है। त्रिज्या का 1/3 होगा नए वाले सर्कल की त्रिज्या, है ना। तो अगर इसकी त्रिज्या 9 है तो इसकी 3, इसकी उसकी 1/3, और कितना ही छोटा बनाते जाओ वो 1/3 होते जाता है। ये फंडा काम करता है ना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, इसको देखिए। हाँ, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, इसको भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलो, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? देखते जाइएगा आप मेरे साथ। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, तो आप एक वर्ग बना दीजिए कुछ इस प्रकार का। ठीक है, नामकरण कर दीजिए। ये हो गया पी
क्यू आर एस। एम पी क्यू का मध्य बिंदु है, तो एम यहां बीचों बीच एक पॉइंट हो जाएगा, और एन क्यू आर का एक बिंदु इस प्रकार है कि एन आर क्यू आर का 2/3 है। एन से लेकर आर तक क्यू आर का 2/3 है, मतलब आप समझ लीजिए यहां कहीं पे एन होगा, है ना। देखो आपसे बोला है एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लेट्स एज्यूम कि प्रत्येक जो भुजा है ना, ईच साइड जो है उसको हम यहां पे एज्यूम कर लेते हैं 3 यूनिट्स, है ना, या बोलते हैं उसको हम 3x। ईच साइड प्रत्येक भुजा को हम क्या मान लेते हैं यहां पर 3x मान लेते हैं, है ना। तो अगर हर भुजा 3x होगी तो ये भी 3x, ये भी 3x, ये भी पूरी 3x, ये भी 3x, है ना। अब क्योंकि एम मध्य बिंदु है, इस पूरी भुजा की लंबाई 3x है, तो ये आधे आधे में बटेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे कि P से लेकर M तक हो जाएगा 3x/2, और M से लेकर Q तक भी क्या हो जाएगा 3x/2, ये आधे आधे में बढ़ जाएगा, है ना। इन्होंने बोला कि N से लेकर R तक QR का 2/3 है, पूरे का 2/3 होना चाहिए। अगर पूरा 3x है तो ये उसका 2/3 यानी 2x होगा, तो नीचे आपका x होगा। इसी प्रकार ये बन जाएगा क्या, है ना। अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर मैं m को n से मिला देता हूं कुछ इस प्रकार से, तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो क्या आप m से लेकर n तक की लंबाई निकाल सकते हो, आप बोलोगे हां। और आपसे बोला है p से लेकर r तक की आपको लंबाई बतानी है कि p से लेकर r तक की लंबाई कितनी है, मतलब एक्चुअल में आपको पता ये करना है ना। तो ये भी अपन पता लगा लेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कुल मिला के हमें वर्ग का विकर्ण पता लगाना है, डायगोनल पता लगाना है। अगर एक भुजा पता चल जाए तो विकर्ण पता लगाने में कुछ नहीं है। आप आ जाइए ट्राइंगल एम एन क्यू पर, और यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग एम एन का स्क्वायर, जो कि आपको नहीं पता, है ना, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो 3x/2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो गया एम एन। अच्छा, और कुछ दिया तो नहीं है आपको। ट्राइंगल एम एन क्यू का क्षेत्रफल जरूर आपको दिया हुआ है ना, इसका एरिया आपको दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसका एरिया आपको 48 दिया हुआ है ना, तो एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है 3x/2, और हाइट कितनी है, x है, जो कि 48 के बराबर है ना। अब 3 से इसको उड़ाने जाओगे तो 16 बार, और 2 का दुगना हो जाएगा 4, 16 का 4 गुना 64, और 64 किसका वर्ग होता है, वो होता है 8 का। 3 से कैंसिल हुआ 16, और 2 2 जा 4, तो 16 इंटू 4 64, और x हो गया x का स्क्वायर। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 स्क्वायर होता है 8 का। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 8 है ना। अब आगे मुझे बताइए, अगर हमने प्रत्येक भुजा 3x मानी थी, तो प्रत्येक भुजा हो जाएगी 3 इंटू 8, यानी ईच साइड इज 24। अब आपको P से लेकर R तक पता लगाना है, जो कि अपने आप में एक विकर्ण है, अपने आप में एक डायगोनल है, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ईच साइड, है ना। तो एक भुजा हमारे पास 24 है, मल्टीप्लाई बाय √2, ये आपका आंसर है 24 √2। दिस इज डायगोनल, या जो यहां पे PR है वो हो जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल आएगा कि सर आपने 3x क्यों माना। 3x इसलिए माना मैंने क्योंकि आप उसका तभी तो 2/3 निकाल पाओगे। ऐसा नंबर यहां पे एज्यूम करो जो 3 से कैंसिल हो जाए, तो फिर बेटर है कि हम 3 मान ले। आप चाहें तो यहाँ 6x ले लो, 9x ले लो, 12x ले लो, टेक एनी नंबर, बस वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने 3x ले लिया, है ना, ताकि उसका 2/3 निकालते बने, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके है, डन है ना। ये पूरा 3x है, तो हाफ हाफ हो गया। R से लेकर n तक उन्होंने बोला है 2/3 होना चाहिए, तो 3x का अगर 2/3 निकालोगे तो वो 2x आएगा, तो ये x बचा। फिर इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो x की वैल्यू मिल गई। अगर x की वैल्यू 8 है तो हमने तो 3x माना था, तो ईच साइड इज 24, और ये इस वर्ग का, इस स्क्वायर का डायगोनल ही तो है, विकर्ण ही तो है,
तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 है, तो √2 और a 24√2 इज द आंसर। आगे बढ़ेंगे, पूरा ध्यान आप स्क्रीन पर रखें, कमेंट पे ध्यान आज रखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। कोई आकृति है जिसमें पीएम पीक्यू का 1/3 है, पी से लेकर एम तक जो है, ये पी से लेकर, है ना, ये आर है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं बना देता हूं थोड़ा ढंग से, ये आर है ना, पी क्यू आर एस, ये आर है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं पी से लेकर एम तक पी क्यू का 1/3 है ना, और ये एक प्रकार का आपको रेक्टेंगल यानी आयत दिख रहा है, और पी से लेकर एन तक पीएस का 1/3 है, पी एम आर एन का क्षेत्रफल 17 है, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात समझो, है ना, ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है। अगर हम पूरी लंबाई, ठीक है, अगर आप समझें कि P से लेकर Q तक को अगर हम 3 माने, क्यों, देखो फिर इन्होंने क्या बोला 1/3, तो ऐसा नंबर एज्यूम करो जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो अगर P से लेकर Q तक को हम 3 एज्यूम कर लेते हैं, तो 3 का 1/3 क्या होगा, 1 यूनिट होगा। इसका मतलब अगर इस पूरे की लंबाई 3 है तो ये 1 होगा, यहां से यहां तक 1 होगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा 2, तभी तो पूरे की लंबाई 3 आएगी। पूरे की लंबाई 3 हो तो ये 1 होगा, तो उधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। फिर सेम बात इन्होंने कही कि P से लेकर N तक पूरी PS का 1/3 है, यानी ये अगर 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा। इतनी बात आप समझ गए। अब हम यहां पे क्या खेल खेलने वाले हैं वो देखना, है ना। हम क्या कहेंगे कि R से आप एक और मिड पॉइंट यहां पे मिला दो, R से एक ऐसी लाइन बनाओ जो इसको मिड पॉइंट पे टच करे, और ठीक इसी प्रकार R से यहां पर एक और लाइन बनाइए जो इसको मिड पॉइंट पे टच करे। अब आप बोलोगे सर इससे क्या हो जाएगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि ये भी 1, भाई ये पूरा 2 था, है ना, एस से एन तक, तो मैंने कहा आर से ऐसे लाइन बनाओ जो बचे हुए स्पेस के मिड पॉइंट को टच करे। तो अगर ये पूरा 2 था तो ये 1/1 में डिवाइड हो गया, ये पूरा 2 था तो ये भी 1/1 में डिवाइड हो गया। इस हिसाब से हमें पूरे रेक्टेंगल के, है ना, पूरे आयत के ऐसा करने पर अगर हम बनाते हैं तो देखिए, इसको हमने कुल मिला के 2 मिड पॉइंट पे टच करा, यहां करा, तो यहां पे आपका पूरा जो आयत है, पूरा जो रेक्टेंगल है, वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या बन गया, वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अगर सब जगह 1/1 का रेशो बन जाए तो, है ना। तो अब आप एक बात समझें, है ना, मैंने क्या कहा कि ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। आपसे कहा गया है कि जितना भी हिस्सा है हमारे पास P M R N, ठीक है, देखो ध्यान से, P M R N, P M R और N, ठीक है, ये आपसे क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल 17 है, तो आपसे बोला है P Q R S, यानी आपको पूरे का क्षेत्रफल बताना है। बात समझ आ रही है, क्या करना है, आपको पूरे का क्षेत्रफल बताना है ना, P M R N, ठीक है, हमें पूरे का क्षेत्रफल बताना है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, 1 2 3 4, अरे यार सॉरी, एक लाइन और खींचनी पड़ेगी ना, 6 हिस्से करने, तो 1 2 3 4 5, 1 मिनट, एक इसको और बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अब ठीक है, अब 6 हिस्से होंगे ना, 5 ही हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, अब अपने पास 6 हिस्से हैं। P M R N, इसके अंदर ये 2 हिस्से आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं P M R N का आधा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक ट्राइंगल P M R बोल दो, या आप ट्राइंगल P N R बोल दो, दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने 3 लाइंस खींची, अब आपका आयत 6 बराबर हिस्से में बटा है, मैं ये लाइन खींचना भूल गया था, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्सों में बढ़ गया। हमें कहा गया है P M R N, P M R N,
ये क्या है? ये अपने आप में एक चार भुजाओं से बनी हुई आकृति है। अगर मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे इन दो त्रिभुज में से किसी का भी क्षेत्रफल मिल जाएगा जो आधा होगा। तो अगर 17 का आधा कर देंगे तो वो ट्राइंगल पीएमआर का भी क्षेत्रफल हो सकता है या ट्राइंगल पीएनआर का भी क्षेत्रफल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो मुझे पता चल गया कि एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो है 17/2 है, जबकि हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं? 6 हैं। तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे रेक्टेंगल का, पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 51 होगा। ये आपका आंसर है, 51। आया समझ में? हाँ, क्लियर है भाई? 6 बराबर हिस्से में बटा पी एम आर एन, इसके अंदर दो त्रिभुज थे। अगर मुझे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना। तो हमारे पास 6 त्रिभुज हैं, तो पूरे 6 का कितना? तो वो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपने आप में रेक्टेंगल का क्षेत्रफल भी होगा, और आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक सभी को इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 187। केंद्र O वाले वृत्त का व्यास PQ है। PQ के समानांतर एक जीवा RS केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है ना? केंद्र O वाले वृत्त का व्यास PQ है। चलो देखना, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है, और इसका एक व्यास होगा। ये हमने एक व्यास बना दिया। इस व्यास का नाम क्या हो गया? PQ। इसका केंद्र हो गया O, है ना? और PQ के समानांतर एक जीवा है RS। तो कहीं पे भी बना लो, यहां पे बना लेते हैं एक जीवा कुछ इस प्रकार से। ये एक जीवा हो गई जिसका नाम क्या है? RS है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बोला गया है। RS वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको इससे मिला दिया जाए और इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 40 का। PR और QS को बढ़ाकर T पर मिलाया जाता है। P से लेकर R तक, Q से लेकर S तक को आगे बढ़ा के T पर मिलाना है। तो इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा यार, ये तो और छोटा बनाना पड़ेगा इसको। ये एक्चुअली कुछ ऐसा होगा जो आगे जाके किसी T पर मिलेंगे ये। चलो कोशिश करते हैं इनको मिलाने की। थोड़ा सा आप भावनाओं को समझ लेना, है ना? चलो मिल गए, मिल गए, हो जाएगा काम। ये जहां मिल रहे हैं, इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है T। तो आपसे बोला है PRQS को T पर, तो PTQ, ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल क्या होगा। समझ में आ रही है बात, है ना? अब यहां पे मेन हमारा जो खेल है वो क्या है, इस बात को समझना। ठीक है? 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर किसी को भी हम इस तरीके से मिड पॉइंट पे टच करते हैं, तो अगर एक ऐसा रेक्टेंगल है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से आप कभी किसी रेक्टेंगल को मिलाओगे तो वो 6 इक्वल पार्ट्स में बटेगा, है ना? ये रूल है। चलिए यहां आ जाए। आप एक बात समझना, ये 40 डिग्री है, ये दो साइड्स बराबर है। ये क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, यस और नो? तो 180 में से 40 गया तो आपके पास बचा कितना? 140। और ये हाफ हाफ हो जाएगा, यानी ये वाला भी 70 हो जाएगा, ये वाला भी 70 हो जाएगा। क्लियर है? दोनों क्या हो जाएंगे? आपके 70 डिग्री के एंगल्स हो जाएंगे। बात क्लियर है? समझ में आ गई सभी को इतनी बात? ठीक। अब यहां पे आप फिर से एक छोटी सी चीज समझना,
यहां पे जेड वाला सिस्टम बनेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहां और यहां ये अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा 70। देखो जेड बन रहा है ना, ये हो गया, तो ये 70, तो ये 70, ये 70, तो ये भी 70। अब आपको बस ये वाले दो एंगल्स पता लगाने हैं। अब मुझे फिर एक बात बताइए कि ये भी तो रेडियस है, ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर आर तक, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस है। तो इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये दोनों भी इक्वल होंगे, है ना। तो फिर आप क्या करोगे कि 180 में से आप 70 माइनस करोगे, 110 आएगा, इसका हाफ करोगे तो 55 55 ईच आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये भी 55 है, ये वाला जो एंगल है ये भी आपका 55 है, और ये भी 55, ये भी 55। लेकिन हमें तो इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों से अपना काम बन जाएगा। अब आप समझिए, ये आपका P है, ये Q है, ये T है, ये वाला एंगल 55 है, ये वाला एंगल 55 है। तो बताइए ये वाला क्या होगा। तो 180 में से 110 चला जाएगा तो बचेगा आपका 70 डिग्री। सी आंसर आ जाएगा 70। क्लियर है। हम्म, आया, एकदम आसान सिंपल। कुल मिलाकर ये 40 है, ये दोनों त्रिज्या है, रेडियस है, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। 70 70 हो गया। फिर ऑल्टरनेट पैटर्न बन गया, ये 70 तो ये 70, ये 70 तो ये 70। अब क्योंकि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी दोनों रेडियस है, तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर आप 70 हटा दोगे तो बचेगा 110। तो ईच कितना आ जाएगा 55 55, दोनों 55 हो जाएंगे। तो एक 55, दूसरा 55, तीसरा वाला कितना, आंसर इज 70। चलिए 188 को देखेंगे। हम्म, करेक्ट। देखो आपको वैसे ऑलरेडी इन्होंने डायग्राम बना के दिया है, फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाए, है ना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझना आप लोग इसको। ये हो गया, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ABCD, और इसके बाद B से E तक इसको मिलाना है। तो इसको मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से, यहां पे हमने ये बना दिया, और यहां से भी इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये भी हो गया, और इन्होंने O बना दिया है, ठीक है, इसको भी बना देते हैं। ये O एक्चुअल में सेंटर पे है, तो थोड़ा करेक्ट डायग्राम भी बन जाएगा ये। इसको हमने यहां मिला दिया, ये हो गया, ठीक है। अब आपसे बोला है OCB का मान बताना है। चलो अब एक छोटा सा काम पहले ये करेंगे कि B को यहां मिला दीजिए, और इसी प्रकार इसको भी यहां मिला दीजिए। आप बोलोगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, और इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ABCD, B हो गया, E हो गया, इसको F नाम दे दो, इसको F नाम दे दो। ये ऑलरेडी O है और ये ऑलरेडी E है ना। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो देखना। आप देखिए क्वाड्रिलेटरल BFCE, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, या हिंदी में कहें तो क्या ये चक्रीय चतुर्भुज हमने बना दिया, है ना। ये हमने अपने मन से लिया ताकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। अब आपको पता है कि D से लेकर A तक और B तक, है ना, DAB, DAB कितना है 110 है, ठीक है। DAB 110 है और BEC 100 है। ये वाला आपका कितना है, ये वाला आपका 100 डिग्री का एंगल है, ठीक है। बात समझ आ रही है। हाँ,
ठीक, ये आपका 100 हो गया, तो सामने कितना होगा? सामने आपका 80 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ये हो जाएगा सामने। पर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, डायग्राम गलत बन रहा है क्या? एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। इसको तो सरकमफेरेंस पे टच कराना पड़ेगा ना, तब तो ये सही बनेगा। इसको यहां टच कराएंगे ना, यहां टच होगा ये, अब सही है। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए एफ, इसका नाम ओ है, इसका नाम ई है, और ये वाला कितने अंश का है? ये 100 का है, तो ये क्या होगा? 80 का होगा, क्योंकि बी एफ सी ई एक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। चक्रीय चतुर्भुज ये बन रहा है। अगर ये 100 है तो सामने वाला 80 होगा। फिर आपको एक और नियम पता है कि केंद्र पर बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस का ऑलवेज डबल होता है। तो अगर ये 80 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला आपका 160 हो जाएगा। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, ठीक है, करेक्ट है ना। ये 100 है तो सामने वाला 80 होगा, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पे क्रिएट कर दिया कुछ इस प्रकार से, है ना। ये 100 है तो ये 80 होगा। फिर ये सरकमफेरेंस है तो सेंटर का एंगल हमेशा डबल होता है, तो 80 का डबल हो गया 160। अब एक छोटी सी बात बस मुझे यहां पे बताओ कि क्या हम यहां पे एक चीज देखिए, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ये इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन रहा है ना। इसकी ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है और ये 160 बन के बैठा है। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो 180 में से आपने 160 माइनस किया तो बचा आपके पास 20, और दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, यानी ये वाला भी 10 डिग्री होगा, ये वाला भी 10 डिग्री होगा, तो आंसर भी 10 आएगा। यहां पे 110 की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 160 है तो ये दोनों 10-10 हो जाएंगे। बस इतना सा काम था, सिंपल है। ये 100 तो ये 80, ये 80 तो 160, 180 में से 160 गया, बचा 20, तो दोनों एंगल 10-10 डिग्री के हो जाएंगे। बस इतना सा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, टीएबी का यहां पे कोई यूज ही नहीं हुआ, है ना जी। चलो इसको आप पढ़ो, तब तक मैं छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं। देखो 3 सर्कल्स हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया। ये थोड़ा सा वैसे मेंसुरेशन रिलेटेड है, इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, और इसकी डिटेल हम लोग मेंसुरेशन में सीखेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है, फिलहाल उस ट्रिक को समझिए। इसका कंसेप्ट मैं आपको मेंसुरेशन में बताऊंगा। इसकी ट्रिक होती है 2 पाई आर फिक्स आएगा, और अगर 3 सर्कल्स हैं तो 3D, 4 सर्कल्स होंगे तो 4D, 5 होंगे तो 5D, 2 होंगे तो 2D, है ना। एंड D स्टैंड्स फॉर डायमीटर, ये व्यास होता है। तो आपको इनको एक धागे से बांधना है। तो धागे से आप कैसे बांधोगे वो मैं आपको बताता हूं, है ना। ये यहां से यहां तक आ गया, फिर इस प्रकार जाएगा, फिर इस प्रकार हो जाएगा। ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, इस धागे की आपको लंबाई बतानी है कि इस धागे की लंबाई क्या होगी। समझ आ रहा है? ठीक है। इस धागे की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है 2 πr + 3d। ठीक है, 2 πr + 3d, और d स्टैंड्स फॉर डायमीटर। और यहां पे रेडियस कितनी है? रेडियस 9 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? जस्ट डबल, यानी 18। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 22/7, r हो गया 9, और 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर यानी 18। ठीक है, लेकिन आंसर पाई में है तो इसको आप पाई ही रहने दीजिए।
तो ये हो जाएगा आपका 18 पाई प्लस 54। 18 पाई प्लस 54 सी आंसर है, ये उस धागे की लंबाई होगी। रबर बैंड वाला क्वेश्चन है और इसको मैं आपको मेंसुरेशन में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, मेंसुरेशन में रिपीट होगा, उस समय इसको हम फिर से डिटेल में समझेंगे। ओके 187 में टी बाहर लेना है, ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने बोला है कि पी आर है ना, पी से लेकर आर तक और क्यू से लेकर एस तक को आगे बढ़ाना है, तो वो टी पर ही तो मिलेंगे। आप जब इसको आगे बढ़ाओगे तो बाहर ही मिलेगा ना, अंदर कैसे मिलेगा? चलिए अगला सवाल, डी से लेकर ई तक की वैल्यू आपको बतानी है। दी गई आकृति में बी और सी दो वृत्तों के केंद्र हैं, ओके है। एडीई दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है। दोनों की त्रिज्याएं 3 और 5 के रेशो में है। एसी की वैल्यू 40 है, तो डीई का मान क्या होगा? देखो छोटी सी बात समझना, अगर मैं डी को ई से मिला दूं और इसी प्रकार सी और ई को मिला दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ए से लेकर सी तक का। पहले तो एक छोटी सी बात समझिए, अगर इसको हम मिलाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ये अपने आप में दो ट्राइंगल होंगे, तो एक हो जाएगा आपका ट्राइंगल एडीबी और एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका एईसी। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं पहले भी, है ना। हाँ क्लियर है बात इतनी? एक ट्राइंगल है एडीबी, एक ट्राइंगल है एईसी, और इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स भी सेम रेशो में होगी। इसका मतलब कि एक हो गया बीडी और एक हो गया आपका सीई, इनका जो रेशो होगा वही रेशो ए बी और एसी का होगा, है ना। एक ट्राइंगल है एडीबी, एक ट्राइंगल है एईसी, तो जो रेशो इन दोनों का आपस में होगा वही रेशो इस भुजा का और बड़ी वाली भुजा का होगा, है ना। तो बी से लेकर डी तक कितना है? 3 है, और सी से लेकर ई तक छोटी त्रिज्या 3 है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। ये क्या है? 3 है, तो ये क्या है? 5 है ना। तो ये हो गई 5, तो ए बी और एसी का रेशो भी यही आएगा, है ना। अगर दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 5 है, तो इन दोनों भुजाओं का भी अनुपात कितना आएगा? वो भी आपका 3 और 5 ही आएगा। अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनना, है ना, मैं क्या समझा रहा हूं। आपको पता है कि ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक की लेंथ कितनी है? 40 है। और आपको अभी पता चल गया कि ए से लेकर बी तक, ठीक है, बी को ऊपर लिख देता हूं, ये पूरा आपके पास 40 है। तो ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक, इसका मतलब कि अगर ये पूरा 5x है तो ये कितना होगा? ये 3x होगा। तो ये कितना होगा? ये 2x होगा। अगर ए से सी तक की पूरी लेंथ 40 है, 40 है ना, तो वो 3 और 5 के रेशो में होगी। यानी अगर ये पूरे की लेंथ 5x होगी तो ए से लेकर बी तक कितना होगा? 3x, तो बी से लेकर सी तक कितना होगा? 2x। तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इस 40 को डिवाइड कर लो 3 और 2 5 में, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8, तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। तो आपको पता चल गया कि ए से लेकर बी तक 24 है और बी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है? 16 है। बताओ समझ में आया? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, इतनी बात ओके है। अब एक और बहुत बढ़िया चीज इसमें और देखेंगे हम, है ना। आप एक चीज और देखिए यहां पर, एक बात आप समझने का प्रयास फिर से करिएगा कि यहां से यहां तक अगर स्मॉल आर है तो यहां से यहां तक कैपिटल आर होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका बी बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है, ये अपने आप में आर और आर में बटा हुआ है, और इनका रेशो आपको पहले से पता है कि एक होगा 3x तो एक होगा आपका 5x, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं, दोनों जो त्रिज्याएं हैं वो किस रेशो में? 3 और 5 में।
तो केंद्र से परिधि तक का स्मॉल आर, इसके केंद्र से यहां तक कैपिटल आर, और इनका रेशो आपको पहले से पता है ना। तो आपको पता है कि बी से लेकर सी तक की लंबाई कितनी है, बी से लेकर सी तक की लंबाई 16 है। तो 16 को बांटो 5 और 3 8 में, एक की वैल्यू 2, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये 6 है, एक रेडियस 6 है और दूसरी वाली रेडियस कितनी है, 10 है। इतनी बात भी आपको पता चल गई है ना। अब आते हैं अंतिम मुद्दे पर। ठीक है, ये टोटल 16 है, 16 को आर और आर में बांटेंगे तो 5 और 3 8, 1 बराबर 2, 3 का दुगना 5 का दुगना। अब आपको डी से लेकर ई तक का मान निकालना है, कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला पहले बताया था, आर इंटू आर। कभी भी कॉमन टेंजेंट निकालनी हो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ दोनों रेडियस का अंडर रूट। तो ट्वाइस ऑफ दोनों रेडियस, 10 और 6 का गुणा कर दो, ये आ जाएगा 60। और बस इतना ही उन्होंने नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, 60 को तोड़ लेते हैं। आपको पता है कि 60 मतलब 15 गुणा 4 60 होता है, तो 4 बाहर निकल के 2 रूट 15 हो जाएगा। तो 2 का 2 में गुणा होके क्या बनेगा, 4 रूट 15, 4 रूट 15। ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, डी आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? एकदम आसान, कोई समस्या नहीं है ना। पूरे का रेशो आपको पता चल गया कि इनका रेशो 3 और 5 है। अगर ये 5 है तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 3 है, तो ये 2x। तो आपने 40 को 3 और 2 5, 1 की वैल्यू 8, 8 का 3 गुना 8 का दुगना, ये आ गया। अब आपको पता चल गया कि बी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है, बी से लेकर सी तक की वैल्यू 16 है। 16 को भी आप आर और आर में बांट सकते हो, 5 और 3 8, 1 बराबर 2, तो ये आ गया। और कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। तो इनका आपने गुणा किया, 60, 60 का मतलब होता है 4 रूट 2 रूट 15, 2 का 2 में गुणा हुआ 4 रूट 15 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए। ओके, आ गया ना समझ में? चलिए, हाँ आज एक्सप्रेस की तरह इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आज खत्म करना है ना। टोटल इस चैप्टर में 195 क्वेश्चंस हैं। मैं समझ रहा था 200 हैं, लेकिन पहले भी मैंने पुराने बैचेस में भी 195 ही पढ़ाए, याद नहीं था। आज जब मैंने देखा कि 14 पे जाके रुक रहा है, तो 195 क्वेश्चंस इस चैप्टर में है, 200 में 5 कम, और 195 भी इनफ है। मात्र 5 क्वेश्चंस बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं तो कल फिर एक और नई क्लास लेनी पड़ेगी, फिर कल 2-4 सवाल के लिए एक दिन वेस्ट होगा। तो मैं चाह रहा हूं कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो, ठीक है। तो और 195 ही क्वेश्चंस इसमें हैं, 200 नहीं थे, मैं 200 समझ रहा था, लेकिन 195। दी गई आकृति में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी 90 डिग्री है, एसीबी 60 डिग्री है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 है। एक देखो, एक छोटी सी बात समझना, अगर मान लीजिए इसका कहीं पे, चलो पहले एक लाइन में बना देता हूं, है ना। यहां से यहां तक मैंने एक लाइन बना दी। ये जो लाइन होती है ना, ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, ठीक है। ये दोनों के केंद्र से होकर गुजरेगी, तो ये जो एंगल सी होगा ना, ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी ये एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल सी जो है आधा हो जाएगा, इसको हिंदी में हम कहेंगे कोण अर्धक, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर, है ना। एंगल सी हाफ हो जाएगा, कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर का। इसका मतलब इन्होंने बोला है ना, एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट एंगल 60 था, तो ये भी 30 और ये भी 30, ये दोनों 30-30 में डिवाइड हो जाएंगे। कभी भी आप सेंटर से मिलाते हुए लाइन खींचोगे तो वो हमेशा कोण अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब एक छोटी सी चीज और मेरी आगे सुनना, आपको मैं हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। फिलहाल आप बस इसको याद रख लेना कि एक कंसेप्ट होता है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 90 होगा, है ना। अगर 30 के सामने मान लीजिए x है, तो 90 के सामने हमेशा 2x होता है। ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। फिलहाल याद रखिए कि अगर 30 के सामने x होता है,
तो 90 के सामने 2x। मान लो यहां 8 है तो यहां 16 होगा। इसकी लंबाई 10 है तो इसकी लंबाई 20 होगी। इसकी 15 है तो इसकी 30 होगी। 30 के सामने अगर x है तो 90 के सामने क्या होगा? 2x होगा। बस इतनी बात आप याद रखना। क्या यूज है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, है ना। और ऐसा क्यों होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसको मान लीजिए ओ नाम दे देते हैं, इसको हम ओ डैश नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर अगर, है ना, और इनको और नाम देना पड़ेगा तो इसको एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो, ठीक है। अब अगर हम यहां पे वापस से लगा लेते हैं सिमिलरिटी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है? छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 है। अच्छी बात है। अब देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 है ना। अगर ये 2 है और आपको पता है कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो अगर 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने क्या होगा? अब भी बताया था मैंने आपको, है ना। देखो सेम बात आ रही है, बस ये डायग्राम ऐसे बन रहा है। अगर ये 2 है, ये आपका 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये O है, ये M है और ये C है। तो अगर 30 के सामने 2 है तो 90 के सामने क्या होगा? 4। इसका मतलब आपको तुरंत पता चल गया कि C से लेकर O तक की लेंथ कितनी है? 4 है, 4 है ना। अच्छा, फिर एक बात बताओ, O से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी? R होगी, है ना। और अगर ये R होगी तो इसका मतलब यहां तक कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। लेकिन आपको असली में निकालना तो ये है, तो ये भी R होगी और ये भी R होगी, है ना। ये R आपको निकालनी है, ये समझ गए। अगर ये 2 है तो इसके सामने कितना होगा? 4 होगा। बात क्लियर है। अब देखो आप अगला, अब आप देखेंगे ट्राइंगल सी ओ डैश एन में, इसमें ध्यान से आप देखना, ये इस प्रकार से है ना। क्या क्या हो रहा है यहां पर? ये आपका अभी भी 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आर है और इसके 3 टुकड़े हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये, है ना। ये आर है, ये 2 है और ये 4 है ना। अगर 30 के सामने आर है तो 90 के सामने क्या? वापस वही कंसेप्ट हम लगाएंगे, है ना। 30 के सामने आर तो 90 के सामने क्या? देखो 30 के सामने क्या है? आर है। तो 90 के सामने क्या होगा? तो वो है आपका 6 प्लस आर, 4 प्लस 2 प्लस आर, 6 प्लस आर। लेकिन लेकिन आपको पता है कि 30 के सामने जो होता है उसका दुगना करें तो वो 90 के सामने होता है। मतलब 30 के सामने जो है इसका दुगना करेंगे तो वो 90 के सामने के बराबर होगा। भाई इसका दुगना करोगे तब भी तो 90 के सामने वाला आएगा। तो ये हो जाएगा 2r बराबर 6 प्लस आर। आर गया तो बचा आर और इधर बचा 6। यानी जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस 6 है। ये आपका आंसर है। आया समझ में? हम्म। बहुत सिंपल। पहले छोटा वाला एंगल देखो, ये 2 था तो सामने 4 हो गया, ये 2 है तो 4 है, खत्म। अगर ये 4 है तो यहां से यहां तक 2 होगा और ये वाली रेडियस एक्चुअल में हमें निकालनी है। तो 4 प्लस 2 प्लस आर, ये 90 के सामने है। तो 30 के सामने जो होता है उसका डबल करने पर 90 के सामने वाली वैल्यू आती है। तो अगर मैं आर का डबल कर दूंगा तो वो इस पूरे के बराबर होगा। तो 4 प्लस 2 प्लस आर 6 आर के बराबर होगा। आर गया तो जो ये वाला बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी? 6 होगी। ये आपका आंसर है। कंसेप्ट हाइट एंड डिस्टेंस में आपको सिखाया जाएगा। चलो भाई, यहां पे ये थोड़ा ओवल हो गया है, ये ओवल नहीं है एक्चुअली सर्कल है। मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, थोड़ा सा डायग्राम, ये रेडीमेड डायग्राम गलत बना हुआ है, मैं इसको बनाता हूं। ये हो गया।
ठीक है, और इसके अलावा ये इधर से जाएगा। ये थोड़ा ना इधर जाएगा, है ना, मैं इधर बना रहा हूं, थोड़ा आप समझ लेना। एग्जैक्ट डायग्राम जो है वो ये ऐसे ही है, ये इधर जाके इससे मिलेगा और ये इधर जाके ना इससे मिलेगा कहीं पे। थोड़ा ऐसा आप समझ लेना, है ना। ये है अपना रियल डायग्राम। इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम, अच्छा यहां पे अभी ये भी बनाना रह गया है, इसको इससे भी मिलाएंगे और इसको इससे भी मिलाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा, है ना। और एक दूसरे को काटेंगे किस पे, ओ पर। और ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया। ऐसा डायग्राम है। और आपसे एओबी और डीओसी का एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, छोटे सर्कल की रेडियस 1/3 होती है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में भाई वो वाला, ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, समबाहु त्रिभुज होता तो 1/3, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 1/3 नहीं होती, ऐसा हमने नहीं बताया आपको। चलिए, अब यहां पे ई और एफ समरूप वृत्त हैं, वृत्तों के केंद्र हैं, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल, दोनों सर्कल्स इक्वल हैं। तो आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा छोटा सा एओबी और दूसरा होगा आपका ट्रायंगल डीओसी। डीओसी, एक एओबी और एक डीओसी, एक छोटा सा ट्रायंगल, एक बड़ा सा ट्रायंगल, समरूप उन्होंने बोला है। ये दोनों ऑलरेडी क्या होंगे, दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। तो यहां पे हम सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। तो ई से लेकर हम इसको लेकर चलते हैं, ओ हो गया, ई से लेकर एक आपका हो जाएगा, 1 मिनट। हम्म, इनको भी नाम दे दें क्या, इसको एम नाम दे देते हैं, इसको एन नाम दे देते हैं, है ना। ठीक है, तो ई से लेकर एम तक और एफ से लेकर एन तक, बी से लेकर एन तक, डी ई एम। और इसको अगर हम एक काम करते हैं, इसको नहीं, ऐसा लेते हैं, एक है ट्राइंगल आपका डीई एम और एक है ट्राइंगल आपका सी एफ एन। हम पहले इनको लेते हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, या फिर एक और काम करें, बड़े वाले को लेते हैं, ट्राइंगल डीबीएन को लेते हैं। देखो, डी से लेकर ई एम तक ये छोटा और ये बड़ा, इन दोनों को हम लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, है ना। इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखो, इसकी भुजा क्या है, ई एम है, उसकी भुजा क्या है, बी से लेकर एन तक है, ये आ गया। इसी प्रकार इसकी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी वाली हो जाएगी आपकी डीएम, और बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डीएन, है ना। दोनों सेम रेशो में होंगी, इतनी बात ठीक है। अब आपको यहां पर एक बात पता है, दोनों समान वृत्त हैं। यहां से यहां तक अगर आर है तो यहां से यहां तक भी आर होगा और ये भी क्या होगा, आर होगा। इसका मतलब अगर ई एम आर है तो बी एन 2R होगा। तो ये हो गया डीएम अपॉन डीएन, आर से आर गया तो इनका रेशो आ गया 1/2। डीएम जो है और डीएन में 1 और 2 का रेशो है। डी से लेकर एम तक, डी से लेकर एम तक अगर 1 है तो डी से लेकर एन तक 2 होगा। अगर इस पूरे की लंबाई 2 है, इस पूरे की लंबाई 2 है, तो इन्होंने बोला है कि डी से लेकर एम तक अगर 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि पूरे की लंबाई कितनी है, 2। ये देखो, डी से लेकर एन तक 2 है, डी से लेकर एन तक अगर 2 है तो यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक भी 1 होगा। यह भी स्पष्ट बात है। ठीक इसी तरीके से हम यहां पे इधर भी प्रूव कर सकते हैं।
अगर मैं ट्राइंगल CFN और CAN को प्रूव करूंगा तो ये भी 1:1 में ही आएंगे। मतलब ये वाला ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा, 1:1 में ही आएगा। यहां से यहां तक 1 आएगा और यहां से यहां तक 2 आ जाएगा, तो ये भी प्रूव हो सकता है। अच्छा, M से लेकर N तक अगर 1 है तो A से लेकर B तक की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, है ना। अब हम आते हैं इन दोनों ट्राइंगल पे। तो आपको अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC को प्रूव करना है, तो अगर इसकी साइड 1 है तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 3 है। तो इनके क्षेत्रफल यानी इनके एरिया का रेशो क्या होगा, 1:9। क्यों, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो AOB की साइड 1 है तो इसके सामने इसकी साइड 3 है, तो एरिया कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1 और 9 के रेशो में, 1 और 9 के अनुपात में। आई बात समझ में? हाँ, क्लियर है भाई? चलिए अगला, डायग्राम नहीं दिया है, आखिरी में और चीजें जो है, आखिरी में टाइम और ज्यादा ले रहे हैं ये। दो वृत्त बिंदु X पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। वृत्तों की दो समान स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं। कोई भी स्पर्श रेखा X से नहीं गुजरती। स्पर्श रेखाएं बड़े वृत्त को B पर और C पर स्पर्श करती हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 है और CP 20 है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दो वृत्त X पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, ओके। चलो इसको करते हैं शुरू। देखिएगा आप जरा, ये हमारा एक सर्कल हो जाएगा, है ना, और इसी के साइड में हम एक और छोटा सा सर्कल ले लेंगे कुछ इस प्रकार का। अरे ऐसा हो जाएगा ये, है ना। दो सर्कल्स हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, समान स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं और दोनों की स्पर्श रेखाएं हैं, यानी एक यहां से यहां तक जाएगी। ऐसे बनेगा ये, है ना। दो सर्कल्स हैं, दोनों की स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं, एक्स से नहीं गुजरती हैं, यानी सेंटर से नहीं गुजरती हैं। और स्पर्श रेखाएं बड़े वृत्त को B और C पर स्पर्श करती है, बड़े वृत्त को B और C पर स्पर्श करती है। और छोटे वाले का इन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, इसका केंद्र यहां, इसका केंद्र यहां, है ना। वृत्त की त्रिज्या 15 है और C से लेकर P तक, C से लेकर अगर P तक जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है ये आपको पता लगानी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या इन्होंने दी हुई है, ये आपको पता है कि ये 15 है ना। इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता। एक छोटी सी बात बताना मुझे, अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि सेंटर से जब भी इसको मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। यानी ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक, इसको O नाम दे दिया, इसको O डैश नाम दे दिया, है ना। और इसकी त्रिज्या हमें नहीं पता है जो एक्चुअल में निकालनी है ना। आपको पता है कि जब भी हम केंद्र को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपका जो ट्राइंगल है OCP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और आपको पता होगा कि 15, 20 और 25 एक ट्रिपलेट है। कैसे बना, 3, 4, 5 में 5 का गुणा हो गया, 5 तिया 5 इंटू 4 5 इंटू 5, तो 15, 20, 25 क्या है, अपने आप में एक ट्रिपलेट है ना। तो अगर ये 15 है, ये 20 है, तो O से लेकर P तक की लंबाई कितनी आएगी, 25। बोलो हाँ या ना। O से लेकर P तक की लंबाई कितनी आएगी, 25, क्योंकि 15, 20, 25 ट्रिपलेट है। 15 है, 20 है, तो सामने 25 होगा। लेकिन
आपको पता है कि O से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, 15 है ना। और यहां से यहां तक ये और ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा O से लेकर P तक 15 है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि O से लेकर इसको हम कोई पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको आप एक काम करो, इसको आप नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, इसको N नाम दे दो। क्या नाम दे दो, N। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ P से लेकर N तक की लंबाई क्या है, तो O से लेकर P तक 25 था, उसमें से O से लेकर N तक 15 घटा देंगे, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी, वो होगी आपकी 10। ठीक है, इस 10 के अंदर दो चीजें शामिल है, O से लेकर, अब मैं आपसे बोलूंगा कि P से लेकर O डैश तक की लंबाई बताओ, तो वो होगा 10 माइनस R। ये पूरा 10 है, उसमें से R घटा दें तो O से लेकर O डैश से लेकर P तक की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 माइनस R आ जाएगी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ ठीक है, अब आखिरी बात करते हैं। अब आप आ जाओ, इसको ना एक काम करो, ये 20 था, इसको D नाम दे दो, है ना। तो देखना, अब आते हैं सिमिलरिटी पे। आप आ जाओ, ट्राइंगल पी ओ डैश डी को क्या ट्राइंगल पीओसी से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। पी ओ डैश डी, छोटा वाला और बड़ा वाला, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो मुझे बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये अगर आर है, ये वाली आर है, तो इसका रेडियस रेशो क्या हो जाएगा, 15, है ना। अगर ये आर है तो इसका संबंध इस 15 से होगा, ठीक है। हाँ ठीक, और इसका, इसकी भुजा अगर पीओ डैश है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, पीओ हो जाएगी, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आर रहने दो, इसको 15 कर दो। पी से लेकर ओ डैश तक हमें पता है, जो कि 10 माइनस आर है, और पी से लेकर ओ तक हमें पता है कि वो पूरा कितना था, 25 था। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये 5 से समझ में आ गया ना, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इस पूरे से, इसका संबंध इस पूरे से, बस मैंने वो लिखा है ना। मुझे पता है ये 10 माइनस आर है, ये पूरा 25 है, ये 3 बार कैंसिल हुआ, ये 5 बार कैंसिल हुआ। अब समझना, ये 5 आर हो जाएगा और ये आपका 3 आर होके इधर 8 आर हो जाएगा। और 8 में 30 में अगर 8 का भाग दोगे, तो 30 में अगर 8 का भाग दोगे आप, तो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, आर की वैल्यू 3.5 आएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, जगह कम है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 3.5, 3.5। ठीक है, 3 का गुणा 30 में 3 आर, 5 आर और 3 आर आके 8 हो जाएगा। 30 में 8 का भाग दोगे, 3.5 आपका आंसर आएगा, 3.5। ओके भाई, हम्म। 3 वृत्त हैं C1 C2 C3 जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 R3 है, जहां R1 R2 R3 को दी हुई आकृति में दर्शाया गया है। R2 का मान क्या होगा, R2 का मान क्या होगा, R1 इंटू R3 अंडर रूट में। ये एक फॉर्मूला होता है, बस ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, आपसे बस फॉर्मूला ही पूछा गया है और कुछ नहीं था। R2 जो होता है वो R1 और R3 के मल्टीप्लीकेशन के अंडर रूट के इक्वल होता है। ये एक सूत्र है और कुछ नहीं है। 3.75 होगा क्या, एक मिनट करके देखूं। 30 में अगर 8 का भाग देंगे तो 8 तिया 24 और 8 इंटू 7 56 और 5, यस करेक्ट। 3.5 नहीं, 3.75 होगा, सही बोल रहे हैं आप, 3.75, 3.75। ये एक सूत्र है, इस प्रकार की स्थिति बने तो R2 हमेशा R3 R1 के मल्टीप्लीकेशन के अंडर रूट के इक्वल होता है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार जरा जल्दी से देख लो। कल से बिल्कुल नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप। इसको देखिए, मेरी अगली क्लास का भी टाइम हो गया, लेकिन ये आखिरी सवाल है।
इसको आपको बता ही देता हूं। एक मिनट। चलो समझे यहां पे। एक छोटी सी बात अब यहां पे समझना, सी डी ए बी व्यास है ना, ए बी सी डी एक दूसरे के लंबवत है, एल क्यू और एस आर ए बी सी डी पर लंब है, वृत्त की त्रिज्या 5 है, पीबी और पीए पी से लेकर बी तक और पी से लेकर ए तक 2 और 3 का अनुपात है, और इसी प्रकार सी से लेकर एन तक और एन से लेकर डी तक का अनुपात 2:3 है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 होगा, इसका मतलब ए बी की लंबाई और सी डी दोनों बराबर है और दोनों की लंबाई 10 है ना। अब ए बी की लंबाई अगर 10 है तो इसको आप 2 और 3 के रेशो में बांटोगे तो 5 का भाग दोगे, एक की वैल्यू 2 आएगी, 2 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में। तो समझना बात को, इन्होंने पहले ही कहा है कि पी से लेकर बी तक का रेशो कितना है, 2 है, और पी से लेकर ए तक का रेशो कितना है, 3 है। ये 3 और 2 के रेशो में है। शायद आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब समझना, अगर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हमें यहां पे पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में कितना होगा, 4, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये एक्चुअल में कितना होगा, 6। ठीक इसी प्रकार अगर सीडी की लंबाई 10 है तो सी से लेकर एन तक 4 होगा और यहां से यहां तक कितना होगा, 6 होगा। समझ आ रही है बात, है ना। सी से लेकर एन तक 2 का अनुपात है, यहां से यहां तक 4 का अनुपात है, तो वापस 10 को 3 और 2 5 से भाग दोगे, 1 बराबर 2 आएगा, 2 का दुगना, 2 का 3 गुना। तो ये आपको पता चल गया कि अगर ये यहां से यहां तक 6 है, यहां से यहां तक 4 है, ये यहां से यहां तक 4 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये 6 है। इतनी बात शायद आप सभी को समझ में आई होगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मुझे एक जल्दी से बात बताओ, आपको यह पता है कि यहां ये केंद्र है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, भाई ये पूरा 6 है ना, लेकिन त्रिज्या तो 5 है, यहां से यहां तक 5 है, तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब मजे की बात यह है, इसी प्रकार आप हर तरफ से देखना तो ये 1/1 का पूरा एक स्क्वायर बन रहा है ना। आखिरी चीज हम यहां पे करेंगे, हम यहां पे लेंगे ओ, इसके बाद आएगा आपका ये वाला बिंदु, और इसके बाद जाएंगे हम कहां तक, एस तक, एस, और इसको इससे मिला देंगे, है ना, ओ एस। और आपसे बोला है एस से लेकर एम तक की लंबाई आपको बतानी है। यहां कहीं पे एन होगा, मैं अभी एन और एम को बाद में देखेंगे। देखो ओ एन एस, ये पूरा 6 है, उसमें से 5 गया तो बचा कितना, 1। कहीं से भी आप देख लेना, ये 1 है तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये चारों 1-1 हो जाएंगे। तो ओ से लेकर एस तक की लंबाई हमें नहीं पता, लेकिन आपको यह पता है कि यह कितना है, 1 है ना। और ओ से लेकर एस तक तो त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें पता है 5 है, तो आपको एनएस निकालना है, और यह आपका 90 डिग्री होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 का वर्ग 1 गया, अंडर रूट, तो एन से लेकर एस तक की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 24, है ना। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो एन से लेकर एस तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 24 आ जाएगी। क्लियर है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एस से लेकर एम तक की लेंथ बताओ, एस से लेकर एम तक की लेंथ बताओ। तो एस से लेकर एम तक कैसे निकालोगे, एस से लेकर एन तक में से, एस से एन तक में से अगर एक घटा दोगे तो एस एम आ जाएगा, और एस से लेकर एन तक, इसको ऐसे नाम दे दो, एस से लेकर एन तक कितना है, रूट 24,
इसमें से एक घटा दो, बस यही आपका आंसर है। कुछ दम नहीं था, बेवजह घुमाया हुआ है, बस इसी का आगे थोड़ा इजी वर्जन आपको करना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा और इजी आपको आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप चाहें तो इस 24 को क्या लिख सकते हो, इस 24 को लिख सकते हो 6 गुणा 4, और 6 गुणा 4 मतलब क्या हो गया 2√6। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो 2√6 - 1, 2√6 - 1 डी आंसर है। एक बार क्विक बता रहा हूं और अपना चैप्टर खत्म हो ही गया है, सुनिएगा एक बार पूरा, है ना। ये 10 था, ये भी 10 था, और इनका रेशो 2 और 3 है। तो अगर पूरे की लंबाई 10 है तो इतना 2 है और इसके इधर 3 है, तो हमने इसको 2 और 3 5 से भाग दिया, एक की वैल्यू 2, तो ये 4 है, ये पूरा 6 है। जबकि ये केंद्र है, तो केंद्र से यहां तक अगर 5 है तो ये 1 है। ठीक इसी प्रकार ये भी 1 आ जाएगा, है ना। तो ये 1 है, और इस O को अगर एस से मिलाएंगे, O को एस से मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हो गई, तो एन से एस तक की वैल्यू कितनी हो गई √24। अब अगर ये पूरा 24 है, उसमें से बस ये 1 हटा दें, यहां से यहां तक का 1 हटा दें, तो एस से लेकर एम तक की वैल्यू क्या होगी 24 - 1, और 24 को लिख सकते हैं 2√6 - 1 और खत्म। ठीक है, तो इसके साथ अपने 195 क्वेश्चंस का टारगेट कंप्लीट हुआ। आगे अगर कुछ पॉसिबल होगा, संभव होगा, तो मैं आपको और कभी इसके क्वेश्चंस करा दूंगा एट द एंड, लेकिन फिलहाल इतने क्वेश्चंस और इतनी थ्योरी सफिशिएंट है। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा, और आपने काफी आनंद लिया होगा। कल से नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, देखते हैं या तो हाइट एंड डिस्टेंस या मेंसुरेशन, कौन सा चालू करना है। मोस्ट प्रोबेबली हम मेंसुरेशन करेंगे क्योंकि वो इससे लिंक्ड है, तो पहले उसको कर लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस छोटा सा, उसको बाद में कर लेंगे, मेंसुरेशन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो मैं 200 समझ रहा था, लेकिन 195 क्वेश्चंस थे, सफिशिएंट है। 5 क्वेश्चन से और कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो जितने हमने पढ़े हैं इनको अच्छे से आपको पूरे को एक बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार फिर से पूरा देखना है, और कल से नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, चैप्टर को एंड करते हैं। कल अपने समय पर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।